आदाब दोस्तों, मैं हूं सोहेल फारूक और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो लिंक्डइन के कुछ ट्रेंड्स थे जिनसे इंस्पायर होकर मैंने बनाने की कोशिश की है और मैंने काफ़ी सारे नोट्स लिए हैं जो मेरे सामने पड़े हुए हैं और उन पे देखना भी ज़रूरी होगा ड्यूरिंग द वीडियो। मैं काफ़ी अरसे से एक ट्रेंड देख रहा था कि जो यंग और इनएक्सपीरियंस मिलेनियल्स हैं इनको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर लोग जो हैं वो पोल्स करवाते हैं यस नो में। लेकिन पोल्स जो होते हैं वो आप समझ लें कि वो लोगों को दो ही ऑप्शन दे दी जाती हैं, तो आप अपनी ही मर्जी का रिजल्ट एक्चुअली 50% तो जनरेट कर लेते हैं पोल से। और जब हम पोल्स में जाते हैं तो हम उसके असल रीज़न जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन, शुड वी हायर और नॉट हायर द यंग highly qualified or qualified but inexperienced millennials? तो it's a burning question, no doubt it's a burning question। और आज जब मैं अमेरिका में हूँ तो भी जब मैं यंग लोगों को हायर करता हूँ तो वही इश्यूज मुझे आते हैं जो कि जब मैं पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था और जब हम यंग और इनएक्सपीरियंस लोगों को हायर करते थे तो आते थे। मैंने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है, उसमें 5-6 चीज़ें हैं जो कि जिनको हम समझते थे कि अगर हम यंग और इनएक्सपीरियंस लोगों को हायर करेंगे तो क्या रिस्क्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व हो सकते हैं और क्यों हम टेंटेटिव होते हैं उनको हायर करते हुए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो यंग लोग जो यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से निकल के आ रहे होते हैं उनकी नेचर आज की जनरेशन के, अब आप ये मत समझिएगा कि शुरू में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में मैं जो है अपने यंग मिलेनियल्स को गेदने की कोशिश कर रहा हूँ या उन्हें ग्रिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हीं को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि मेरी ओपिनियन उनके बारे में क्या है। बट एनीवे, पहली चीज़ तो यह है कि उनकी जो हम इसलिए रिस्क की समझते हैं यंग लोगों को हायर करना, और मैं समझता भी था पहले भी, कि उनकी टेंटेटिव और वॉलेटाइल नेचर की वजह से। वो इसलिए कि वो दे आर क्विक टू रिएक्ट, नंबर 1, एंड नंबर 2 दे लाइक टू स्विच फ्रॉम जॉब टू जॉब। वो इतने स्टेबल नहीं होते, इसलिए कि उसकी रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्यों नहीं होते स्टेबल। दूसरी चीज़ ये है कि जो ज़्यादातर वो आते हैं उनकी एजुकेशन जो होती है, मोस्ट ऑफ देम इररिलेवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल के अंदर जब हम हायर कर रहे होते थे तो मोस्टली बी कॉम्स आते थे। ये जोक बन गया था कि यार जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती बी कॉम करने के बाद वो फार्मा में आ जाता है, और जिसको फार्मा में कहीं जॉब नहीं मिलती वो हमारी कंपनी में आ जाता है। बट एनीवे, इट वाज अ जोक। लेकिन ये है कि बी कॉम्स और बी एस बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में आ रहे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो लोग रिक्वायर्ड एजुकेशन के साथ आ रहे होते हैं, से बी फॉर्म करके आ रहे होते हैं, फॉर्म डी करके आ रहे होते हैं, एमफिल्स करके आ रहे होते हैं, वो अपने आप को मिसफिट समझ रहे होते हैं वहाँ पे आने के बाद, क्योंकि जो जिस बॉस के नीचे वो काम कर रहे होते हैं उसके 5-7 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो उसकी क्वालिफिकेशन होती है। ना उसकी अंग्रेजी ठीक होती है, ना उसको लेटर लिखना आता है, ना उसको वॉर्न करना आता है, उसको सिर्फ डंडा चलाना आता है। तो उधर भी वो फिर डिप्रेस होते हैं। तो इसलिए, और बॉस भी रिलक्टेंट होता है हाईली क्वालिफाइड बंदे को रखने में। उसको ये लगता है कि शायद मेरी रिप्लेसमेंट आ गई है या ये बंदा जो है ये इसको हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोअर मिडिल क्लास से लोग आ रहे होते हैं, या फिर अच्छी अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास से भी लोग आ रहे होते हैं। वो सब के सब जो होते हैं उनका एक प्रॉब्लम जरूर होता है कि उनको कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के अंदर जो है वो काम करना नहीं आता। जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास से आ रहे होते हैं, कई तो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे से आ रहे होते हैं, उनको तो कॉर्पोरेट सेटअप में एकदम से आने के बाद बहुत बड़ा शदीद धचका लगता है। अच्छी पैंट पहनना, अच्छी बेल्ट खरीदना, अच्छे शूज पहनना, टाइम को मैच करना, फिर किसी 4 स्टार या 5 स्टार में एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए चले जाना, सिंगल रूम में रहना या डबल शेयरिंग में रहना, बफेट लंच में आना, टी ब्रेक्स में अच्छे टी शेयर्स लेना, कॉफ़ी मिलनी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। फिर उनको समझ नहीं आती कि वो कॉर्पोरेट सेटअप में किस तरह से ऑपरेट करें। ये तो एक आम सी बात है। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर माहौल चेंज हो जाता है, ऑफिस की लुक्स डिफरेंट होती है, लोगों का रख रखाव डिफरेंट होता है, एरोगेंस भी नजर आती है उनको, लोगों की अकड़ भी नजर आती है, गाड़ियां भी बड़ी बड़ी नजर आती हैं, बड़े बड़े लैपटॉप्स नजर आते हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो भी उनके लिए जो है वो एक अजीब सा माहौल पैदा कर देती हैं और उसमें वो टेंटेटिव हो जाते हैं और कई लोग जो हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। कोई लोग अपने आप को मिसफिट समझते हैं।
फिर ये भी एक चीज़ है कि क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में जो नए मिलेनियल्स, हमारी जो नस्ल पैदा हो रही है, मेरे अपने बच्चे भी उसमें शामिल हैं, और वो जो है वो समझते हैं कि हम आज आए हैं तो हम, क्योंकि मैंने फार्म डी किया हुआ है या मैंने एमफिल किया हुआ है, तो मुझे तो 6 महीने के बाद प्रमोशन मिल जानी चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम है इंस्टेबिलिटी का, जिसकी वजह से हम लोग जब हायर करते हुए टेंटेटिव होते हैं या डर रहे होते हैं। कॉर्पोरेट एंड के ऊपर जो है वो कॉस्ट फैक्टर जो है वो भी बड़ा टेंटेटिव होता है, क्योंकि किसी को 6 दिन की 7 दिन की ट्रेनिंग जो है वो करवानी, नए लोगों को उनको लेके चलना, उनको फील्ड में लेके जाना, उनको दिखाना, उनके साथ महीना डेढ़ जो है वो इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद कोई उनको 500 रुपये दे के जो है वो अपने साथ ले जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फाइनेंस वालों का भी प्रेशर आ रहा होता है, ऊपर से बॉसेस का भी प्रेशर आ रहा होता है, एचआर वाले भी डंडा कर रहे होते हैं साथ में कि भाई आपने टर्नओवर को नीचे रखना है। तो कॉस्ट का फैक्टर को भी हम देख रहे होते हैं कि यार चलता हुआ लड़का ले लें, 500 रुपये ज्यादा दे के, किसी का ट्रेड हुआ उसको चलाना आसान होगा, वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों के ऊपर जो है ये जो हमारी नई नस्ल है, जो मिलेनियल की जनरेशन है, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे अपने बच्चे भी इसी तरह से हैं, इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। दे डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प। उनको ये लगता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये सारी चीजें जो हैं, तो ये कोई 7 या 8 रीजंस बनती हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है वो यंग, इनएक्सपीरियंस, क्वालिफाइड और लेस क्वालिफाइड लोगों को हायर करते हुए घबरा रहे होते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको रीजंस बताई हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देयर इज समथिंग मोर टू दिस विच मीट्स द आई। अगर हम इसके अंदर जाकर इसको देखने की कोशिश करें तो हमें नजर आएगा कि बज़ाहिर नजर आने वाली चीजें जो हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चीज जो है वो ये है कि हमारा रोल उनको आइडेंटिफाई करने में एज ह्यूमन बीइंग्स, एज पार्ट ऑफ अस क्या है। क्या हम जब उनको हायर कर रहे होते हैं तो क्या हम एम्पथाइज कर रहे होते हैं, उनकी सिचुएशन को देख रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड को समझ रहे होते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस को समझ रहे होते हैं, उनकी हर्डल्स को समझ रहे होते हैं, उनके मूड स्विंग्स को समझ रहे होते हैं, या नहीं समझ रहे होते। तो ये वीडियो जो है बेसिकली बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम जो आज के लीडर्स हैं, अपने कल के आने वाले लीडर्स, जिनको हम अपना मुस्तकबिल समझते हैं, हम उनको हायर करते हुए रिलक्टेंट हैं, लेकिन हम उनको ये भी कह रहे होते हैं कि तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम हमारे कल के लीडर्स हो। तो क्या हमें जब उनको हायर करना है, या अब जब उनको हायर कर लेते हैं, तो हमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको लेके चलना है और किस तरह से उनको डेवलप करना है, ताकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये टेंटेटिव और रिस्की ना रहें, बल्कि हम एक अच्छी टीम और एक अच्छी नेशन बिल्डिंग करें और अच्छे लोगों को, अच्छे ह्यूमन बीइंग्स को आगे लेके आए और उनको उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से हमें किसी ने ट्रीट किया था। तो सो इट्स ऑल अबाउट एम्पथाइजिंग विद दम। लेकिन इससे पहले कि मैं एम्पथी के टॉपिक को टच करूं, मैं एक और चीज को टच करना चाहता हूं कि 3-4 चीजें जो कि मैंने आपको ये 8 चीजों की जो लिस्ट बताई है, इसके अलावा हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों से। ये तो जो चीजें मैंने बताई हैं ये तो बड़ी सतही सी चीजें हैं। असल चीज ये है कि जिस जनरेशन में हमारे बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, मिलेनियल्स बड़े हो रहे हैं, इसके अंदर हम एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी। यानी जिस तरह से मुझे याद है, जब मेरा बाप या मेरे दादाजी जो थे वो मुझे, जब सुबह मैं देर तक सोता था तो मुझे उठाते थे, तो उनका तरीकाकार जो था वो ये नहीं था जो आज, या पिछली जो मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैंने जिस तरह से मैं उनको सुबह उठाता था, और फिर मैंने ये देखा कि अब आज की नस्ल में जो है वो बच्चों को कैसे जो है वो जगाया जाता है सुबह। हमारे दादाजी सुबह सुबह पंखा बंद कर देते थे गर्मियों में, 6 बजे पंखा बंद हो जाता था, हमने 7 बजे तक सोना होता था, पसीना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। साथ में दादाजी की एक मखसूस जुबान भी है, वो भी साथ में जारी है कि जनाब उठ जा, सूरज कितने गोडे गोडे चढ़ गया वे, तू जाना नहीं गा, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना। आजकल क्या होता है, आप बच्चों को जो है वो पेरेंट जो है वो स्पेशल ट्रीट कर रहे होते हैं, उनको ये बता रहे होते हैं कि यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन एंड यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। और होता भी यही है कि हम आज के बच्चों को, अपने बच्चों को वो सब कुछ लेके देने की कोशिश करते हैं जो जिसकी कि उनको जरूरत होती है और नहीं भी होती। और ये वो टाइम है जिसके अंदर हमारी नई नस्ल जो है वो पल बढ़ रही है।
यानी हम उस टाइम में रह रहे हैं जहां पे कि अगर एक स्कूल में मीटिंग हो रही है या कॉलेज में मीटिंग हो रही है और एक बच्चा लेट आ रहा है तो उसको फिर भी पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेट आने पे भी उसको ये नहीं कहा जाता कि भैया तुम लेट आए हो, तुम्हें तो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तुम फेल हो। नहीं, हम उसको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। और जो उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके साथ वाले जो होते हैं उनको पता होता है कि इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, इसने असाइनमेंट भी नहीं की, इसने वर्कशॉप भी अटेंड नहीं की, लेकिन फिर भी इसको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। तो वो उनकी फीलिंग उसके बारे में एक अलग से डेवलप हो रही होती है। और जो सर्टिफिकेट बच्चा ले रहा होता है वो जो होता है उसको भी पता होता है कि मैं डिजर्व नहीं करता। अमेरिका में तो सूरत हाल ये है कि पेरेंट्स से अवॉइड करते हैं टीचर्स। उनको पता है पेरेंट्स आके बेइज्जती बहुत करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को एज और हाई ग्रेड्स देना शुरू कर देते हैं ताकि माँ बाप खुश रहें। बच्चे को भी पता होता है कि मैंने ए ग्रेड अर्न ही नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि वो पेरेंट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, वो बच्चा जो है वो भी खुश रहता है, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और टीचर अपनी जगह पे खुश रहता है कि कोई आ नहीं रहा। लेकिन ये सारे ख्वाब जो हैं, ये जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं या किसी जॉब में जाते हैं, वहां पे जाके वो सारे ख्वाब उनके टूट जाते हैं। उनको पता चलता है कि देर से आओ तो नौकरी चली जाती है, कोई पार्टिसिपेशन का मेडल नहीं मिलता, घंटे काटे जाते हैं। यहाँ पे जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, आवर्स पे काम करते हैं, उनके घंटे काटे जाते हैं। तो ये भी कोई, उनको पता चलता है कि यार ये भी कोई मजे की बात नहीं है। फिर उनको ये भी पता चल जाता है कि जो हम चाहते हैं उस तरह से चीजें नहीं होंगी, जिस तरह से बॉस चाहता है, जिस तरह से कंपनी चाहती है, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरे पेरेंट्स मुझे प्रमोशन नहीं दिलवा सकते, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आके टीचर के ऊपर शाउट करके मेरे ग्रेड जैसे इंप्रूव करवा लेते थे, वैसे अब यहाँ नहीं होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ यंग मिलेनियल्स के साथ डील कर रहे होते हैं जिनके ख्वाब जो हैं वो जब वो रियल वर्ल्ड में आते हैं तो एकदम से शैटर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या। और अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन में जो है वो नई जनरेशन के लोग जो है लोअर सेल्फ एस्टीम उनकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है स्लोली। और फिर एक और चीज भी साथ साथ चल रही होती है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर में वो आ रहे होते हैं तो उससे पहले अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में वो क्या करते आ रहे होते हैं, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो उनके सबके नाम भी नहीं आते, उनके ऊपर जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। और उनके ऊपर जो है वो फिल्टर लगाने के बाद हर चीज जो है वो अच्छी नजर आ रही होती है उनको। लेकिन जब रियल लाइफ में आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, जॉब इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो फिल्टर भी हट जाते हैं। वो फिल्टर जब हट जाते हैं तो पता चलता है कि हम तो जनाब वो है ही नहीं है जो हम प्रिटेंड कर रहे थे कि वो हम हैं। तो और भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उनका। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर जो है वो उससे भी थोड़ा सा आप आगे चले जाएं, वो टेक्नोलॉजी का फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारी यंगर जनरेशन को। हमारी बॉडी में जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स प्रमोट करते रहे हैं मेरी तरह, उनको पता होगा कि हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक्चुअली, वो उसको हम डोपामिन कहते हैं। और डोपामिन जो है वो सेंस ऑफ गुडनेस, सेंस ऑफ गुड फीलिंग्स जो है वो क्रिएट करता है। यानी जब हम अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, हम अपना इंसेंटिव अचीव कर लेते हैं, हमने अपने टास्क जो है वो पूरे कर लिए होते हैं, या जो भी हम लाइफ में अचीव करना चाह रहे होते हैं, प्रमोशन मिल जाती है, नई गाड़ी मिलती है, तो इस तरह की जो अच्छी फीलिंग्स आती हैं वो डोपामिन की वजह से आती हैं। डोपामिन की रिलीज की वजह से वो लेवल हमारा मेंटेन होता है। जब भी कोई इस तरह की वाइब आती है, डोपामिन आती है बॉडी के अंदर, ब्लड लेवल उसका बेहतर होता है, हम अच्छा फील करते हैं। अब डोपामिन हम जब सेल फोन बच्चे यूज करते हैं या सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो ये जो एक व्यू आता है, वैसे तो हम जैसे लोग भी जो अपने वीडियोस डालते हैं, व्यूज देख रहे होते हैं, जब व्यू आता है तो हमारी भी डोपामिन रिलीज होती है, जो कि हो ही नहीं रही काफी अरसे से। अच्छा, तो जब वो उनके व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो उनकी डोपामिन का लेवल भी ऊपर जाता है। और जब उनको व्यूज नहीं मिलते, उनको शेयर्स नहीं मिलते, उन पर लाइक्स नहीं आते, तो उनका डोपामिन का लेवल नीचे जाता है, डिप्रेशन उनके ऊपर आना शुरू करता है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे हम ये देखें कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग दूसरे कौन से एजेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर एक तो अल्कोहल आ जाती है, दूसरी सिगरेट्स या निकोटीन आती है,
और तीसरी चीज़ जो है ये गैम्बलिंग है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डोपामिन स्टिमुलेंट्स हैं, डोपामिन प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ये एडिक्शन कॉजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल फोन और सोशल मीडिया भी एडिक्शन कॉजिंग है। अल्कोहल, निकोटीन, सिगरेट्स, वेप्स और गैम्बलिंग के ऊपर तो हमने एज रिस्ट्रिक्शन रख दी हुई है, लाइसेंस रख दिया हुआ है जी। आप बगैर लाइसेंस दिखाए, अमेरिका में तो खैर आप बगैर लाइसेंस दिखाए सिगरेट नहीं ले सकते, अल्कोहल नहीं ले सकते, बार में नहीं जा सकते और कैसीनो में भी नहीं जा सकते। पाकिस्तान में खैर आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि फिर भी वहां पे भी हम मॉरली चीजों को चेक कर रहे होते हैं। इन चीजों के ऊपर तो एज रिस्ट्रिक्शन है लगी हुई, लेकिन सेल फोन और सोशल मीडिया के ऊपर जो कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग मेन एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर में हमारे साथ जा रहे होते हैं, उनके बूट जो होते हैं वो लो और वो होते हैं, हमारे साथ जा रहे होते हैं। किसी जगह पे खाना खाने जाते हैं हम उनके साथ, किसी जगह पे आउटिंग कर रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब जो कर रहे होते हैं उस सारे वक्त में वो हमारे साथ नहीं होते, वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होते, वो उन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं जो कि उनके डोपामिन रिलीजिंग फैक्टर को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। यानी ऐसा ये सच है कि जब ये मिलेनियल्स जो हैं ये घर में बैठे हैं और सैड हैं, उदास हैं, डिप्रेस हैं, तो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे डाली एक पोस्ट, 10 बंदों को मैसेज किया, फेसबुक पे एक तस्वीर डाली, फिर आ गया जवाब, उधर से आ गया, उधर से आ गया, उधर से आ गया, तो मूड ठीक हो गया। अगर नहीं आया तो फिर जो है वो मूड नीचे चला गया। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है, टेक्नोलॉजी भी, जो कि उनको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने से रोकता है। वो अपनी उस दुनिया में रहना चाहते हैं जो, क्योंकि डोपामिन एडिक्शन कॉजिंग एजेंट है, इस तरह जैसे अल्कोहल है या सिगरेट्स हैं या जो गैम्बलिंग है, तो नेचुरली वो अपनी एडिक्शन में रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमें यही लगता है कि यार ये अपने सेलफोन में घुसा रहता है बच्चा या बेटी घुसी रहती है, इसमें से निकलती क्यों नहीं, क्योंकि वो लाइक्स जो हैं, वो व्यूज जो हैं, वो उसको सेटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं, उसको खुशी दे रहे होते हैं, और उसमें से वो निकलना नहीं चाह रहा होता। और ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें सुपरफिशियल होती हैं, इनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो लोग जो व्यूज दे रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई होती उनकी, बस हेलो हाय उधर ही हो रही होती है, और वो एक फेक इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हुआ होता है। और हम बीइंग ह्यूमन बीइंग एज सोशल एनिमल, हमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली इन द एंड, सूनर और लेटर, एवरीबडी फॉल्स इनटू द पिट ऑफ डिप्रेशन। एक्सट्रीम एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं इस तरह के केसेस में कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन का एलिमेंट जो है, डिप्रेशन का बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन राइज कर रहा है डिप्रेशन, और सुसाइडल टेंडेंसी भी बढ़ रही है इसी वजह से, क्योंकि जब आपका डोपामिन का लेवल नीचे जाएगा, डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। एक्सीडेंटल डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं ओवरडोज की वजह से, ड्रग ओवरडोज की वजह से, क्योंकि जब डिप्रेस होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, ड्रग ओवरडोज करते हैं और डेथ्स हो जाती हैं। फिर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है कि अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एब्सेंस ऑफ लीव, छुट्टियां बच्चे कर रहे हैं किस वजह से, डिप्रेशन की वजह। सबसे ज्यादा छुट्टियां डिप्रेशन की वजह से करते हैं। उनके डॉक्टर्स का, उनके प्राइमरी जो पीएज होते हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स आते हैं, उनके ऊपर डिप्रेशन लिखा होता है। रेगुलर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ये जो सोशल मीडिया और सेल फोन और इस तरह की दुनिया में रहने से, रेगुलर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि असल में देयर इज नो रियल जॉय इन देयर लाइव्स, देयर इज नो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जॉय नहीं है, रिलेशनशिप के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, जॉब्स के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, करियर के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कि और वो एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप से दूसरा रिलेशनशिप स्विच कर रहे होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि आ रही है कि उनको एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, और ये जो है ये एक मोहब्बत, लव, रिलेशनशिप, जॉब, करियर, ये सारी चीज़ें जो है ये कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इनको लेके चलना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है, जॉब के अंदर भी आपको रहना पड़ता है, तो फिर आप प्रमोट भी होते हैं और आगे जाते हैं। रिलेशनशिप के अंदर भी आपको रहना पड़ता है और आप आगे जाते हैं और आप प्रमोट होते हैं। और करियर्स के अंदर भी आपको
इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपनी एफर्ट की, अपने टाइम की, अपनी कमिटमेंट की, तो फिर आप जाके ही जाके आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे चल रही होती हैं। और इन सारी चीज़ों के अंदर जो शुरू में मैंने बात की थी कि एंड दे सिंपली डोंट नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि उनका अपना एक जो नार्सिसिज्म का लेवल होता है वो भी बड़ा हाई हो चुका होता है फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से कि जी हम तो बड़े स्पेशल हैं, हमें किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू आई एम सॉरी टू से कि ऐसी इनसिक्योर जनरेशन मिलेनियल्स के साथ हमें डील करना पड़ता है जो कि डिप्रेस भी है, जो डिसोरिएंटेड भी है, जिसको ये पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं और हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और उनको ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं पता होता कि हमें कनेक्ट कैसे करना है, हमें इंटरेक्ट कैसे करना है। अब आखिरी चीज़ जो है जिसपे मैं बात करूंगा वो इन सारी चीज़ों पे मुझे बताएगी, आपको भी बताएगी कि जो कुछ मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने मिलेनियल्स को रगड़ा लगाना है। आई फील very sad about them and I feel very good about them. They are talented, highly educated people, और उनको जो है हम उस तरह से ट्रीट नहीं कर पा रहे as the leaders and managers of today as we should have। और उसमें जो है वो माहौल जो हम उनको देते हैं, वो एनवायरनमेंट जो हम उनको देते हैं, जिसके अंदर के जब वो अच्छे पढ़े लिखे खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड लोग और फिर जो हमारे लोअर मिडिल क्लास से या लोअर क्लास से भी लोग आते हैं जो मेहनत करके, उनके माँ बाप ने एफर्ट करके उनको पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, और वो भी ख्वाब देखते हुए आगे आ रहे होते हैं अच्छी जिंदगी के। जब वो एक कॉर्पोरेट सेटअप में आते हैं तो उनकी दुनिया जो है, जो कॉर्पोरेट सेटअप में वो आते हैं तो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं किया जाता। उनको एज ए आप कह लें कि किसी मशीन का पुर्जा समझा जाता है, उस मशीन का, उस कॉर्पोरेट सेक्टर की मशीन का पुर्जा समझा जाता है, जिसमें से उसको फिट कर दिया जाता है और उनको मेजर करना शुरू कर दिया जाता है परफॉर्मेंस इश्यूज के ऊपर, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग। तो जो शुरू में मैंने बात की थी एम्पैथी की, तो हम एम्पैथाइज नहीं कर रहे होते कि भाई इन बेचारों के इश्यूज क्या हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, हमें इनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। हम उनको ये तो कह रहे होते हैं, हम उनको ये कह रहे होते हैं कि जनाब आप हमारे मुस्तकबिल के लीडर्स हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। तो आज के लीडर कौन है? आज के लीडर तो मैं हूं, आप हैं, और हम जैसे वो सारे लोग हैं जो की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है जो कि इस सारी सिचुएशन को जो है वो एड्रेस करता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एम्पैथाइज कर रहे हैं और क्या हम उस चीज को समझ रहे हैं कि ये बच्चे जो है ये उस मशीन का पुर्जा नहीं है जिसको हम कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर जब वो आते हैं तो हम उनको लगा दिया जाता है। क्योंकि जिस कॉर्पोरेट सेटअप के हम अंदर काम कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सेटअप जो है वो मॉन्स्टरस कॉर्पोरेट सेटअप है। वो पिछले 20 से 30 साल वाला ही कॉर्पोरेट सेटअप है, किसी ने अभी तक उसको चेंज नहीं किया। इंसानी नस्ल तब्दील हो गई है, ये पूरी जनरेशन तब्दील हो गई है, लेकिन हमने अपना बिजनेस करने का स्टाइल नहीं चेंज किया। हमारा बिजनेस करने का स्टाइल वही 80s और 90s वाला स्टाइल है, जिसके अंदर के प्रॉफिट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बच्चे, ये मिलेनियल्स इतने अच्छे, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ जब आते हैं तो वो मिसफिट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये वो चीज होती है जो कि वो देखते हुए पीछे से नहीं आ रहे होते, और जब वो आते हैं तो हम उनको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं कर पाते, हम उनको समझ नहीं पाते कि उनकी जरूरियात क्या हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। और फिर इन दी एंड क्या होता है कि हम उनको परफॉर्मेंस इश्यूज पे लेके चले जाते हैं। हम उनको ऐसे एनवायरनमेंट में लेके आ जाते हैं जिसके अंदर शिकायत करना, बोलना, ये बताना कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बताया जाए, मुझे ट्रेंड किया जाए, ये जो है ये गुनाह समझे जाते हैं, बल्कि गुनाह कबीरा समझे जाते हैं, कार्डिनल सिंस कंसिडर किए जाते हैं। और इसकी सजा क्या होती है? इसकी सजा जो होती है वो जॉब का जाना होता है। हम आज बात करते हैं कि जी नई नस्ल के जो लोग हम हायर करते हैं उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कोऑपरेट नहीं करते, उनके अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होती। तो हम सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हम उनको वो माहौल देते हैं? अपने सामने आज भी हम बिजनेस मॉडल वही है जिसके अंदर कि हम अपनी बुक्स को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? हम लोगों को निकालते हैं, मैसिव लेज ऑफ करते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है, लोगों को निकाल दिया, फील्ड फोर्स कम कर दी, और हमने क्या किया? एट द एंड ऑफ द ईयर हमने दिखाया जी कि हमने प्रॉफिट बनाया है।
तो हम लोगों की रोजी रोटी के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ खेल के अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं, और वो बच्चे आके ये देख रहे होते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप भी ले ऑफ हुए होते हैं। तो इस सेटअप के अंदर आते हुए क्या उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप, उनकी कमिटमेंट क्या हो सकती है हमारे साथ? तो क्वेश्चन यहां पे करने का ये है कि क्या हम उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जी ये तो हमारे अपने हैं और हमें इनको समझना है? यहाँ पे वो फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजी जिस तरह से थी शुरू में, उस तरह से क्या हमने उनके पेरेंट्स बन के, वो जो लोग हमारे पास आते हैं और हम आज के लीडर्स होते हुए अपने मुस्तकबिल के लीडर्स को, क्या वो माहौल प्रोवाइड करते हैं जहां से कि वो टेक ऑफ कर सकें या ना कर सकें? तो हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम ये कह सकें कि लोग जो हैं, जब उनको समझ नहीं आती तो वो सवाल कर सकते हैं। लोग जो हैं, जब वो बुरा महसूस करते हैं किसी चीज पे, तो वो आपको बता सकते हैं। तो फिर हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे जिसके अंदर के हम उन मिलेनियल्स की सोच को उनके प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे, उनके रास्ते की रुकावटों को हटा सकेंगे। और अगर हम यही माहौल रखेंगे कि जिसमें अपनी गलती को एडमिट करने का मतलब जॉब लूज करना है, तो फिर हम कभी भी ना तो ओनरशिप डेवलप कर सकते हैं, ना कमिटमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि हम एम्पथाइज करें, अपने जो EQ है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करें, लोगों को समझने की कोशिश करें, मिलेनियल्स को अपना समझें, उनको जो है वो पुर्जा ना समझें, मशीन ना समझें, उनको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें, और उनके टैलेंट को जो कि हमसे ज्यादा है रिकग्नाइज करें, लेकिन उनको वो माहौल दें जिस माहौल में से वो आ रहे हैं। हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, अपने बिजनेस मॉडल्स को तब्दील करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रैटेजीज को तब्दील करने की जरूरत है। तभी हम जो है वो एम्पैथी प्रैक्टिस कर सकेंगे। वरना हम यही सोचते रहेंगे कि हमें इनको रखना है या नहीं रखना, और इन दी एंड हम बूढ़े होते चले जाएंगे और हमें अपनी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और ये इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन और ये बिजनेस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जाएगा। तो हमें अगर इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को और इस ह्यूमन रेस को, इसको ऊपर लेके जाना है, तो हमें अपनी मिलेनियल्स को जो है पैम्पर करना है, उनको समझना है, एम्पैथी के साथ उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको वो माहौल देना है जिसके अंदर वो थ्राइव कर सकें, ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें और हमें रिप्लेस कर सकें। अगर हमारी ये अप्रोच रहेगी कि हाउ डू आई गेट मैक्सिमम आउट ऑफ माई सबॉर्डिनेट और माई एम्प्लॉय, तो ये तो ऐसे है जैसे आप स्कंजवी बना रहे हैं और आप कहेंगे मुझे इस लींबू में से ज्यादा रस कैसे निचोड़ना है, तो फिर आप कमिटमेंट और ओनरशिप की बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो एम्प्लॉय है इसके नेचुरल बेस्ट को किस तरह से जो है वो सरफेस करवाया जा सकता है, कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसके अंदर के टैलेंट को कैसे जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको कैसे ये माहौल दिया जा सकता है कि इसके अंदर की सारी क्रिएटिविटी बाहर आ जाए, तो उसके लिए आपको एम्पैथाइज करना पड़ेगा, एम्पैथी को आगे लेके जाना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और फिर ही हम जो है वो इस दुनिया को भी चेंज कर सकते हैं। यही इसका सोल्यूशन है, एम्पैथी, empathy, and empathy. Empathize more, hire the new millennials, and give them an environment where they can thrive and where they can replace us to become the leaders of tomorrow. Thank you very much. Good night.